तो आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये क्या होता है, देखो हमें यहाँ दो स्फेयर लेने हैं, एक स्फेयर हम ले लिए और कंसेंट्रिक स्फेयर लेना है। ध्यान रखना है क्या लेना है, कंसेंट्रिक स्फेयर। ये इसका सेंटर है भाई, और इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कर सकते हैं प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है ना। और इसके आउटर सरफेस, आउटर प्लेट पर कर सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर के आउटर प्लेट पर है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सबसे पहले दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकल जाएगा तो हम कैपेसिटेंस, तो चार्ज निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, चार्ज निकल जाएगा। चार्ज जब आ जाएगा तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। जिससे देखो बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस between plate of capacitor डेल्टा V, और इसको V भी मान लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ लिखते हैं V प्लस और माइनस V माइनस। ये क्या मतलब हुआ V प्लस का, हम मान लेते हैं कि ये स्मॉलर स्फीयर है, इस पर जो पोटेंशियल है V प्लस है, और ये जो आउटर प्लेट है स्फीयर का, इस पर जो पोटेंशियल है V माइनस है। तो हम ऐसा करेंगे, V प्लस निकालेंगे और V माइनस निकालेंगे, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐसा मान, तो हम यहाँ V प्लस जो लिखेंगे वो क्या आएगा, ठीक है, K, ठीक है, इस पर चार्ज है Q अपॉन, और इसका रेडियस है R1, अब प्लस K, इस पर चार्ज है माइनस Q और इसका रेडियस है R, है ना। ये कैसे हुआ समझो, इसको हम बताते हैं यार, हमें बता देते हैं, बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास है दो स्फीयर, एक स्फीयर हम ले लिए, अब कहीं हमको इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाले, इस पर चार्ज है Q। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था कि इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, के क्यू अपॉन रेडियस, मतलब सरफेस पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किस पर, सरफेस पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर क्यू चार्ज है, इसका रेडियस r है, चाहे r1 मान ले, तो हम लोग लिख सकते थे के क्यू अपॉन r1, ये सरफेस पर होता है, ठीक है। अब देखो एक और स्फीयर इस टाइप का है, एक दूसरा स्फीयर इस टाइप का है, और इस पर चार्ज है मान लो Q2, ऐसा मान लो। तो इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से, मतलब ये स्फीयर पर जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पोटेंशियल होगा। और यह पोटेंशियल क्या होगा समझना, तो हमने बताया था इसको इलेक्ट्रोस्टैट में K Q2 अपॉन रेडियस, तो इसका रेडियस यदि R2 है ना, तो इसका रेडियस हो जाएगा R2। मतलब यदि पॉइंट, वह पॉइंट जो जिस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यदि स्फीयर के इनसाइड है, तो फार्मूला होगा के क्यू अपॉन इस स्फीयर का रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया R2, तो के क्यू2 अपॉन R2। तो वही फार्मूला है इसके। देखो इसकी वजह से हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास इनर स्फीयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके किसी एक पॉइंट पर निकाला, मतलब इसके सरफेस पर निकाला। और जब सरफेस पर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर, वही हमने लिखा है के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर R1। अब प्लस, अब क्या होगा कि जो जिस तरह यहाँ आउटर स्फीयर था जिस पर चार्ज दिया हुआ था, इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल हो रहा था, उसी तरह से यहाँ जो आउटर स्फीयर है इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इस पॉइंट की हम बात करें तो ये पॉइंट इस स्फीयर के इनसाइड आएगा, और इनसाइड के लिए हम लिखेंगे के क्यू, क्यू मतलब माइनस क्यू, और जो स्फीयर है उसका रेडियस हम इस चार्ज की वजह से ले रहे हैं, तो इसका स्फीयर R2 है, तो यहाँ पे R2 लिया, के क्यू अपॉन R1 प्लस के माइनस क्यू अपॉन R2, ये आ गया। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे समझना, हम लोग इसको V माइनस भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, V माइनस, समझो। तो V माइनस की हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या,
v माइनस का मतलब ये हुआ कि आउटर स्फीयर किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट में भी पोटेंशियल निकालना है तो हम लिखेंगे k, मतलब इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो इस स्फीयर पर चार्ज क्या दिख रहा है, q, तो k क्यू अपॉन, और यहां से यहां तक किस पॉइंट पर निकालना, तो ये आउटर पॉइंट, मतलब इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये आउटर मोस्ट पॉइंट है। इसके लिए हमने बताया था के क्यू, और जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है r2 प्लस, अब इस चार्ज की वजह से तो निकाल लिया, अब इस स्फीयर पर जो चार्ज है इस स्फीयर की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, और यह होगा k माइनस क्यू, बोलो भाई, अपॉन, और ये इसका रेडियस क्या है r2, याद है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, तो हमको v प्लस और v माइनस पता हो गया। जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं रफ में, मैं समझा देते हैं फिर बात करते हैं ना। जैसे देखो हमारे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर से कहीं r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर यदि हमको पोटेंशियल चाहिए होगा तो हमने बताया था k, और इस पर जो चार्ज है q अपॉन इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से और जिस पॉइंट को कैलकुलेट करना r, ये होता था। सिंपल है भैया। देखो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर से आउटसाइड में पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर से डिस्टेंस लिए थे ना, तो उसी तरह हो जाएगा k q, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r2, तो हमने लिखा r2, ठीक है। और ये अभी बताया है कि अगर किसी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए तो उसका फार्मूला होता है k q अपॉन रेडियस, तो रेडियस यहाँ इसका r2 है, r2 लिख दो। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपल है, तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ निकालना है v, मतलब v प्लस माइनस v माइनस, तो हमें लिखना है v इक्वल टू, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस, v प्लस क्या है, v प्लस यहाँ निकालेंगे, देखो v प्लस यहाँ निकालेंगे k q अपॉन r1 और प्लस k माइनस q अपॉन r2, तो हम यहाँ लिखेंगे k q अपॉन r1 और प्लस k माइनस q अपॉन r2, बोलो भाई, नहीं आ जाएगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। माइनस, हमने लिखा माइनस v माइनस रखेंगे, v माइनस का वैल्यू क्या है, k q अपॉन r2 और प्लस k माइनस q अपॉन r2, नहीं आ गया, तो हमने क्या किया, v प्लस में से v माइनस को माइनस कर दिया, तो देखो a प्लस, ठीक है, k माइनस q अपॉन r2, k और k q अपॉन r2, ये तो प्लस माइनस है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या है समझना, k q अपॉन r1 अब प्लस माइनस माइनस k q अपॉन r2, ये आ जाएगा, तो ये आ गया v हम लोग आ गया। बताओ अब हम लोग v जब यहाँ कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चार्ज निकाल, तो इसको सॉल्व करके चार्ज निकालेंगे, इसको सॉल्व करके q का वैल्यू निकालेंगे इसमें, ठीक है ना। q का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इधर तो समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हटा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या 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 इक्वेशन आएगा, है ना। तो इसको हटा दें, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान, हमें उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल, देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ के क्यू कॉमन ले लेते हैं, बोलो भाई के क्यू कॉमन हो गया, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ये बचा, बोलो 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे v का वैल्यू है तो इसको लिख सकते हैं के क्यू, और इसको लिख सकते हैं r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2, यही आ गया, इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये आ गया v। अब इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसके कुछ नहीं दिया 1 मान लो, तो ये जो आया नीचे वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, v इंटू r1 इंटू r2 इजिकल टू के क्यू r2 माइनस r1, है ना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो टर्म वैसे ही रहेगा और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो हो जाएगा v r1 r2 और डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइड बाय k r2 माइनस r1, ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं समझना कि अब यहाँ से हम इसको हटा देंगे, इधर नोट हो गया होगा हमें उम्मीद है, इसको हटा देते हैं ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बस कंसंट्रेट होकर समझना है ना।
तो Q का वैल्यू आ गया V R1 R2 के R2 माइनस R1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू, है ना, और ये R1 R2 क्या लिखा, R1 R2 अपॉन R1 R2 अपॉन K का वैल्यू रख लो। K का वैल्यू हमें पता है, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो हम यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू, है ना, और ये जो आएगा ये आएगा R2 माइनस R1। देखो यहाँ V तो रहेगा, है ना, V वाली टर्म है, तो इसको देखो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इनटू V, ठीक है, ये Q का वैल्यू आ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड मान लेते, फर्स्ट तो पहले माना था, हम सेकंड मान लेते, इक्वेशन सेकंड मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको Q का वैल्यू पता हो गया, तो एक रिलेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं समझो, वी हैव Q इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते, क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड। अब देखो दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से हम लोग समझ रहे हैं क्या आता है, देखो देखो ए जो है इक्वल है दोनों, तो इस साइड भी इक्वल होगा, तो V तो दोनों में कॉमन हो गया, C के पोजीशन पर ये टर्म दिया है, तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ठीक है। ये कैपेसिटेंस आएगा, ये जो है कैपेसिटेंस किसका आ जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है ना, बोलो स्फेरिकल कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस आएगा, इसको डायरेक्टली याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो करना क्या है, एडवांस के लिए और 12th के लिए पूरा डेरिवेशन याद होना चाहिए, नीट के लिए, मेंस के लिए हमको फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। क्लियर, हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, केस फर्स्ट में लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, इसको हटाते हैं ना, तो क्या आता है देखो, सिंपल, बहुत सिंपल। केस करेंगे, अगर हम कहें केस फर्स्ट में, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या करते हैं समझो, केस फर्स्ट में ना, केस फर्स्ट में व्हेन R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो हमारे पास स्फीयर हमने बनाया था, इसका रेडियस क्या था भाई, R1 का रेडियस था R1, ठीक है, और ये स्फीयर बनाया था, इसका रेडियस क्या था, R2, है ना। ये जो है टेंड कर रहा है इंफिनिटी तक, मतलब ये लार्ज सेपरेशन पर चला गया, काफी डिस्टेंस पे चला गया, उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, बोलो डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको R2 को तो इंफिनिटी पर ले जाना है, कहाँ ले जाना है R2 को, इंफिनिटी पर। हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और R2 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्या R2 कॉमन ले लो भाई, तो R1 अपॉन R2, बोलो, तो ये R2 और ये R2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये R2 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, R2 टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब R2 के पोजीशन पर क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी लिख सकते हैं, इसको हटा लेते हैं, इधर हो गया होगा, हम समझते हैं, इसको हटाते हैं, देखते हैं क्या आता है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, है ना, और डिवाइडेड 1 माइनस, देखो 1 माइनस R1 अपॉन R2, यही क्या, इसी टर्म को देखिए, देखो इसी टर्म को कैंसिल हो गया, इस टर्म को नो आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये टर्म हो जाएगा 0, 1 अपॉन इंफिनिटी या समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो R1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो हमारे पास C का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 यही आ जाएगा, C का वैल्यू यही है। मतलब क्लियर है कि ये जो है यदि इंफिनिटी पर हो जाए, कौन, आउटर स्फीयर या फिर क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर का आउटर प्लेट, यदि इंफिनिटी पर हो जाए, उस केस में हमारे पास जो ये स्फेरिकल कैपेसिटर था एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और इसका वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
इससे पहले हमने डिस्कस किया था, याद होगा कुछ, यहाँ लिख लेते हैं कि अगर कोई स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका रेडियस r है, इसका कैपेसिटेंस हमने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये निकाले थे ना, तो इसका कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कैपेसिटेंस आया था, वही चीज आ गया 4, यहाँ रेडियस क्या था r1 है, तो यहाँ रेडियस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। मतलब यदि एक प्लेट को, आउटर प्लेट को यदि हम इन्फिनिट पर रख दें तो ये जो है, ये जो स्फीयर बचा जिसका रेडियस r1 है, यह स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये क्या बिहेव करेगा? स्फेरिकल कंडक्टर की तरह, जिसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ सकते हो, इसको आप नोट कर लो।